कल कहाँ पे कंप्लीट किया था? हमने उसपे एप्लीकेशंस में। हाँ, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और उसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताए थे, जिन 5 स्टेजेस को उन्होंने क्या बोला था? मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको 2 तरीका होता है पढ़ने का। अब देखिए, कोई भी सोसाइटी है, ठीक है, तो एक तो कंटेम्प्रेरी टाइम में जो भी उसका मटेरियलिस्टिक प्रोडक्शन का लाइफ रह रहा होगा, जैसे सोसाइटी को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, जो हम बनाए थे। बेस को उन्होंने क्या बोला था? इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऊपर वाले पार्ट को सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 2 चीज़ों से मिलके बनती है, ऐसा बताया था उन्होंने। एक अपना क्या था? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, FOP। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या बताया था उन्होंने? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इनका ऐसा मानना था कि कोई भी सोसाइटी फॉर्म होती है, जो बेस होता है सोसाइटी का फॉर्म का, मतलब सोसाइटी के फॉर्म में क्या होंगे? 2 इंडिविजुअल से ज़्यादा होंगे, 1 से ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे, मतलब एक ग्रुप होगा, कम्युनिटी होगा, सोसाइटी फिर ऐसे ही बढ़ती है ना। ठीक है, तो कोई भी 2 इंडिविजुअल, ठीक है, जब भी किसी सोशल रिलेशन में आते हैं तो उसका मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन। बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, जो मेन मोटिव है किसी भी 2 इंडिविजुअल का सोशल रिलेशन बनाने का, वो है इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ठीक है, जो वो है बेस कॉन्स्टिट्यूट, वो क्या करता है? बेस कॉन्स्टिट्यूट करता है, और उसके ऊपर कोई भी सोशल लाइफ अपनी बढ़ती है या बनती है, ओरिजिन होती है। तो अब सोशल लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो रिलीजन हो गया, लॉ हो गया, या कोई भी कस्टम या कुछ भी है सोसाइटी में, कोई भी ऐसी चीज़ प्रेजेंट है अगर सोसाइटी में, तो किसकी वजह से है? ये इकोनॉमिक बेस की वजह से। ठीक है, और इस तरीके से ही सोसाइटी बनती है। तो मेन रीज़न सोसाइटी के बनने का क्या है अपना? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मेनली ह्यूमन का जो इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है। ठीक है, अब मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या, एक तरीका हम पढ़ सकते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन का, कि जो 5 स्टेजेज उन्होंने बताए, ठीक है, 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन की, अलग अलग 5 स्टेजेज में क्या क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा। ठीक है, एक है कि उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उस टाइम पे मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा। जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन ऐसा तो है नहीं कि एक लंबे टाइम में तुरंत बदल गया, लंबे टाइम तक रहा, तो इसको, इस स्टेज को उन्होंने बोला मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एक तरीका हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन का है कि इसको हम इस रेफरेंस में पढ़ें कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन? जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी रिलेशंस हैं, वही तो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। मैं समझाने का मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, इकोनॉमिक और मोड ऑफ प्रोडक्शन बोला गया। उन्होंने बोला, ठीक है, कि जो भी हिस्ट्री जिस तरीके से अभी तक आई है और आगे जिस तरीके से फ्यूचर में जाएगी, ठीक है, उसको 5 स्टेजेस में कैरेक्टराइज किया, और जो 5 स्टेजेस को उन्होंने टर्म दिया, वो उसको बोला मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो 5 स्टेज हैं, तो 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने बता दिया। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलिस्ट मोड, हाँ, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, और फिर कम्युनिस्ट। हाँ, वो फ्यूचर जो उनका प्रिडिक्शन था, कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये अपनी चीज़ें थी। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अब मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट क्या कर रहा है, वो तो अलग अलग डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गए, अलग अलग टाइम पे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने का तरीका हो सकता है कि अलग अलग हिस्ट्री के टाइम पे कौन कौन से मोड ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं। एक तरीके से वो टाइप ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गए। एक मोड ऑफ प्रोडक्शन अपने आप में क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे मेनली अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे डिड्यूस खुद कर सकते हैं, जैसा कि 2 उन्होंने बताया था। एक तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, और सेकेंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। समझ तो जाओगे ROP। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मोड ऑफ प्रोडक्शन के लिए MOP लिख लेते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब उनसे फिर पूछा गया कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है,
ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ह्यूमन जब आया एग्जिस्टेंस में तो सबसे बेसिक नीड्स जो उसकी थी वो क्या था, जो पहला हिस्टोरिकल एक्ट ह्यूमन का था वो क्या था? फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ह्यूमन का क्या था? प्रोड्यूस मेटल, वही था ना एस्थेटिक वाली साइड, मतलब वो प्रोडक्शन ऑफ वो मटेरियल थिंग्स अपने सर्वाइवल के लिए। अब उस सर्वाइवल के लिए जब वो मटेरियल चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा था, जिसमें 3 बेसिक चीज़ें अपनी होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए वो अपने इंडिपेंडेंट विल, उनका खुद का विल नहीं था, डिपेंडेंट विल पे नहीं था कि मेरी मर्जी से वो सोशल रिलेशन बना रहे हैं। उस प्रोडक्शन को, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो सोशल रिलेशन इस्टेब्लिश किया, ठीक है, और वहाँ तो सोसाइटी एरोज हुई, बनी, ओरिजिन में आई, सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई, चाहे वो फैमिली एग्जिस्टेंस में आई या कम्युनिटी एग्जिस्टेंस में आई, एज अ सोशल ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया, या कोई भी सोशल आइडेंटिटी के बेस पे सोशल ग्रुप कोई भी बना, या सोसाइटी में कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ, या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ, तो उसका मेन रीजन क्या था? अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना। और कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन प्रोसेस आप जब कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? आपको नेचर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मतलब नेचर में जो चीज़ें, इन्वायरमेंट में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसकी यूज़ से ही तो आप अपनी चीज़ों को अपने काम के लायक बनाएंगे, अपनी यूज में लाएंगे। उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, ठीक। तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वो होता है कि जिस तरीके से, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन नेचर पे अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है, और किस वजह से बनाने की कोशिश करता है? अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए। ये समझ में आ रहा है? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का मेन मतलब ये है कि ह्यूमन अपने मटेरियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जिस तरीक़ों का इस्तेमाल करता है, तो जो भी तरीके मटेरियल नीड कहाँ से पूरी होंगी? शरीर के अंदर से तो पूरी होनी नहीं है, वो इन्वायरमेंट से ही लेगा। जैसे एग्रीकल्चर कर रहा है तो लैंड इन्वायरमेंट का पार्ट है, वाटर इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो फूड वहाँ से निकाल रहा है वो, ठीक है। तो उस प्रोसेस में जब वो इन्वॉल्व होता है, फूड के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है। और जब वो नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है तो नेचर का जो एक नेचुरल फिनोमिना है उस पर वो कंट्रोल बना रहा है। इस लैंड को हम घेर दिए, चारों तरफ उसकी पेरिफेरी बना दिए, अब इस लैंड में हम कोई भी खेती करेंगे, तो नेचर पे अपना कंट्रोल है ना। नहीं तो सॉइल में अगर वो छोड़ देता है एज इट इज़, तो सॉइल नेचुरल प्रोसेस से कोई भी कौन सा प्लांट उस पर ग्रो होगा नहीं पता, लेकिन हम फोर्स करके उसमें सीड डालते हैं तो कंट्रोल कर रहे हैं नेचर पे। तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा एक्ट जिसके हेल्प से, ठीक है, हम नेचर पे अपना कंट्रोल बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। और विद टाइम फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता रहता है। इनिशियल स्टेज में बहुत प्रिमिटिव रहा होगा, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व, मतलब एडवांसमेंट आई होगी, प्रोग्रेसिव हम बड़े होंगे, ज़्यादा सोच पा रहे होंगे। जैसे पहले हम लकड़ी का वो जब हल जोतते थे तो लकड़ी का वो यूज करते थे, स्टिक या ये सारी चीज़ें। फिर ब्रॉन्ज और आयरन की खोज हुई, फिर वो यूज इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ी ना। अब ये फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन अपने आप को फर्दर डिवाइड करता है। जैसे आप देखें कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो चेंजेज आ रही हैं फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में, हम जो इम्प्रूवमेंट किए टेक्नोलॉजी में वो किए हैं, और दूसरा जो स्किल या लेबर उसमें इन्वॉल्व है, जिस तरीके से इन्वॉल्व है। 2 पार्ट है। तो एक को उन्होंने बोला कि एक फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होगा जो होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वो सारी मशीन या टेक्निकल नॉलेज और ये सारी चीज़ें जो भी मशीन्स में एडवांसमेंट है, जैसे टिम्बर से हम कहाँ मूव किए, लकड़ी से कहाँ मूव किए, ब्रॉन्ज या आयरन में वो मूव किए, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो किसका पार्ट होगा? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। और सेकंड पार्ट उन्होंने बताया लेबर पावर, ठीक है। अब लेबर पावर क्या है, इसका डेफिनेशन दिया था जब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर रहे थे। क्या था लेबर पावर? किसी काम करने के लिए जो लेबर मतलब चाहिए,
लेबर तो वो हो गया कि किसी भी काम करने के लिए जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी मतलब फिजिकल आपके पास जितनी स्ट्रेंथ है वो लेबर हो गया। लेबर पावर ये हो गया कि कोई भी जब इन्वायरमेंट से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को जो नेचर का आपने लिया है उसमें कैसे आप वैल्यू ऐड कर दें, तो वो प्रोसेस वैल्यू एडिशन का जो प्रोसेस है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेबर पावर। ठीक है, ये समझ में आया कि वैल्यू एडिशन किस तरीके से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, आपका स्किल, नॉलेज। ठीक है, कि पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है उसको कैसे यूज में लेके आना है। जैसे मान लीजिए एक आप रूरल इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे लैंड का यूज एग्रीकल्चर में है, लेकिन क्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लैंड की वैल्यू होगी, सेम लैंड सेम लैंड मतलब कहने का मतलब है सेम एरिया का लैंड, उतने एरिया का लैंड के यहाँ पे अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो ये जो अपार्टमेंट आप बनाए हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन किए हैं, तो वहाँ पे अगर उस ज़मीन को आप बेचें उसके रेट में और यहाँ के रेट में डिफरेंसेस हैं, वो अलग कंसेप्ट है, डिमांड सप्लाई का भी एक कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू ऐड किया आपने खेती की है उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे। ठीक है, तो मान लीजिए 100 किलो वहाँ से अनाज आपको मिला, उसका जो मार्केट में एक रेट है उसके लिए मान लीजिए आपको 100 रुपया मिल गया। ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड पे यहाँ पे आपने हॉर्टिकल्चर किया या मान लीजिए मशरूम फार्मिंग की मशरूम वाली की, वहाँ से जो भी वैल्यू ऐड हुआ है वहाँ से हो सकता है कि आपको 500 रुपये मिले, एक्स्ट्रा मिले, तो जो भी वैल्यू ऐड हुआ है वो किसका पार्ट है, अपना लेबर पावर का। अब समझ में आया कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो उसको उन्होंने बोला कि ये अपना लेबर पावर है। और फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूट हम कर देंगे तो यही तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। इसके हेल्प से हम इसमें चेंजेस ले आते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, यही करते हैं ना। और यही अपना कॉन्स्टिट्यूट करता है इन्वायरमेंट के कैसे हम इंटरेक्ट करें और कैसे कितना प्रोग्रेसिव हम इन्वायरमेंट पे इंटरेक्ट करेंगे, या किस स्टेज में जाके इन्वायरमेंट से हम किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, क्लियर? ठीक है, बढ़िया। अब दूसरा इन्होंने बोला कि दूसरा पार्ट जो मोड ऑफ प्रोडक्शन का है वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब जो ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है ये दो चीज़ ये भी कॉन्स्टिट्यूट करता है। एक रिलेशन है कि जो मैन मतलब ह्यूमन और ह्यूमन का इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन, और दूसरा है अपना ह्यूमन और थिंग्स का रिलेशन, मतलब ओनरशिप और नॉन ओनरशिप। ठीक, अब इसके बेसिस पे ह्यूमन इंटरेक्शन दो पार्ट में फिर डिवाइड होता है। इसके बेसिस पे जैसे कुछ ह्यूमन होंगे जिनका कंट्रोल होगा अपने फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन पे, कुछ ह्यूमन होंगे जिनका कंट्रोल होगा जो ओनर होंगे, और कुछ होंगे जो उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे, अलग अलग हिस्टोरिकल स्टेज के टाइम पे वो जो कॉमोडिटी हुई है, कोई भी कॉमोडिटी है उसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग रही है। जैसे पहले हमारा एग्रीकल्चर लैंड था, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा था, लैंड के, एग्रीकल्चर के। आज के टाइम पे कैपिटल है उसके अराउंड है। ठीक है, तो वैसे तो वेल्थ की डेफिनेशन तो चेंज हुई है, तो उस तरीके से ह्यूमन और थिंग का जो वो है डिस्टिंक्शन, वो क्या है, ओनर और उसका लेबर, ओनर और मशीन्स, जो ओनर नहीं है। अच्छा, ओनर और नॉन ओनर। ठीक है, यही तो होगा, कुछ ओनर होंगे कुछ नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें इनको इसने क्या बोला, हैव्स। तो ओनर और लेबर नहीं आ जाएगा? बता रहे हैं ना, ये मटेरियल और थिंग का है ना, ओके। इसमें वो आएंगे। ठीक है, और जो जिनके जो ओनर है उनको उन्होंने हैव्स बोला, और जो नहीं है उनको बोला हैव नॉट्स। ठीक, ये दो क्लासेस उन्होंने बताया कि कुछ होंगे जो ओनर होंगे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के, और कुछ होंगे जो उस ओनर के लिए काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये हैव नॉट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अपने लेबर पावर को सिर्फ ओन करता है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करता है। वो अपने लेबर पावर को ओन करता है, वो काम कर सकता है, उसको तो वो ओन कर रहा है, लेकिन लेबर पावर से जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो किसके पास जाती है, के पास। हाँ, कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही होता है ना, कंपनी का एक मालिक है, उसके लिए 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, और सरप्लस, अब सरप्लस वैल्यू का जो कंसेप्ट था, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू याद है, वो सब इसीलिए बताया था ना। अभी इस लेबर पावर का मेन काम क्या होता था, अपना सरप्लस वैल्यू क्रिएट करना, और यही सरप्लस वैल्यू जो है
जब ये अप्रोप्रिएट करते थे जो अपने ओनर हैं प्रॉफिट के फॉर्म में, यही तो होता था, तो यहीं से एक्सप्लॉयटेशन ये सब स्टार्ट होता था। ठीक, तो एक अपना रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, ह्यूमन एंड थिंग्स का। अब इसके बेसिस पे ह्यूमन ह्यूमन का इंटरेक्शन या रिलेशन भी तो चेंज होगा। तो ह्यूमन एंड थिंग्स में क्या आ गया अपने, हैव और हैव नॉट्स। ठीक, अभी जैसे एक ओनर है तो एक रिलेशन होगा आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच का, एक रिलेशन ये हुआ। ठीक है, कि जो आपका ओनर है वो, और दूसरा जो जिसको वो काम पे रखा है एम्प्लॉयज वो। ठीक है, और दूसरा रिलेशन होगा एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयज के साथ, अपने फेलो मैन के साथ। ये कैसा रिश्ता है। ठीक है, ये दो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, अपनी मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें जो चेंजेज होते हैं सॉरी, इसमें जो चेंजेज होते हैं यही अपना हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, अगर इनिशियल स्टेज में हम देखें तो पॉपुलेशन लो है, प्रोडक्शन लो चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हुई नहीं है। ठीक है, तो इंसान खुद अपना बना रहा है, खा रहा है, अपनी झोपड़ी बना लिया, सारा काम वो खुद कर ले रहा है। तो लो डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, वो अभी बहुत नेंसेंट स्टेज में है, उतनी ज़रूरत नहीं है। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मान लीजिए एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आया, पहले हंटिंग गैदरिंग था, जा रहे हैं हंटिंग गैदरिंग अपना काम कर रहे हैं, और मान लीजिए मेल फीमेल या जेंडर के बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर है। कोई सिर्फ घर का काम देख रहा है, कोई बाहर का देख रहा है, लेकिन बाकी सारी जो भी इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो कॉमनली ओन्ड है, कम्युनिटी ओन कर रहा है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था, जब बताया था कि ओरिजिन ऑफ फैमिली में मार्क्सिस्ट की एक थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ फैमिली की थी, जिसमें एंजल्स क्लेम करते हैं कि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर आया कहाँ से। तो उन्होंने ये उनका क्लेम था कि वहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे निकला। जैसे बताया था जब कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्राइवेट, बोलो वो था ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ती गई, फिर बाद में वही सेम सोसाइटी बनते रहे, फिर लोग लैंड एक्वायर करने लगे। जैसे मान लीजिए फिर एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, कैटल और बाकी डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आया। तो जो भी वहाँ उस टाइम के ताकतवर लोग थे, मैनुअल, क्योंकि मैनुअल स्ट्रेंथ पे हर चीज़ का काम हो रहा था, जो ताकतवर थे वो लैंड को ओन किए। अब जब ओन किए उस लैंड को, तो उन्हें अपना बच्चा चाहिए जिसको वो ट्रांसफ़र कर पाए लैंड। ठीक है, तो मेल को तो अपना बच्चा पता नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो सेक्स की लाइफ थी किसी की भी, वो कम्युनिटी बेस्ड थी। कम्युनिटी में कोई किसी के साथ भी अपना सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है या कुछ भी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वैसे चल रहा है। तो फीमेल को तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि बाय नेचर उसके पास वो है कि बर्थ वो देना है, तो उसको पता है, मेल को नहीं पता है। ठीक, तो यहाँ से फैमिली का ओरिजिन देते हैं वो, कि कैसे मेल ने, ये मार्क्सिस्ट ओपिनियन है फेमिनिज्म का। ठीक है, कि मेल कैसे फीमेल की सेक्सुअल राइट्स को कंट्रोल किया वहाँ से, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ से उसके बच्चे के पास जाए। तो यहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी ओरिजिन हुआ, लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने लगे। अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएंगे, मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड पे, ठीक है, 10 मतलब टोटल सोसाइटी में 100 बंदे हैं या बंदियां हैं मिला के। ठीक है, 100 लोग हैं। अब एक लैंड पे एक ओनर हो गया, इसका प्राइवेट प्रॉपर्टी ये बना लिया। अब इस 100 को भी तो सरवाइव करना है सोसाइटी में, इनको अपना काम करना पड़ेगा। अब ये किसी पर्टिकुलर सोशल रिलेशन में आएंगे, तो ये अपना एम्प्लॉयर हो गया। इन्होंने कहा कि तुम मेरे खेत पे काम करो, ठीक है, आपकी आजीविका का काम हम देखेंगे। ठीक, अब मान लीजिए इन 100 की नीड जो है वो 100 किलो वीट है, जिससे वो जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन हुआ वो हो गया 200 किलो, सरप्लस हो गया। तो सरप्लस हो गया।
अब यहाँ पे फिर ये 100 लोग को हटा के 50 लोग को हायर करेंगे, बाकी के 50 लोग फ्री हो गए कुछ और काम करने के लिए। ठीक, अब सोसाइटी में एडवांसमेंट भी हो रही है, नीड भी बढ़ रही है, नीड से 3 तो रह नहीं जाएगी कि रोटी कपड़ा मकान, या उसमें भी डिवीजन होंगे तो 10 तरीके के कपड़े बनेंगे, ठंड के अलग, गर्मी के अलग, सबके अलग, तो वो नीड अपनी बढ़ ही रही है। तो ये बाकी लोग अपने अलग अलग काम में लग गए, आर्टिजन या जो भी क्राफ्टमैन में, हाँ सारी चीज़ों में वो लग गए। ठीक है, अब ये जो 50 हैं ये मिलके ये 100 लोगों का खाना बनाने लगे। ठीक है, और पर्टिकुलर एक रिलेशन में है ये। ठीक है, सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल के लिए ये एम्प्लॉयज़ जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, और यही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है ये ओनर और इसमें एक्सप्लॉयटेशन का नेचर दिखाता है कि लेबर पावर की जो वैल्यू है एक्चुअल प्रोड्यूस करने की, इन्होंने प्रोड्यूस तो 100 किलो किया, ठीक है, लेकिन इनको मिलेगा कितना, 50, क्योंकि 85 की नीड वो पूरी कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जो 50 सरप्लस वैल्यू है वो किस फॉर्म में ओनर के पास जाएगा, प्रॉफिट के फॉर्म में। जितना, क्योंकि एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है, लेबर कर रहा है, वो कैपिटलिस्ट या जो भी वो क्लास है ओनर की वो तो कर नहीं रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन कौन कर रहा है, लेबर कर रहा है, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, उसकी वैल्यू से कम। और यही एक्सप्लॉयटेशन का डेफिनेशन है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में अपनी ये सारी चीज़ें हैं। एक तो तरीका ये है, किसी भी सोसाइटी में इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसी सेम पैटर्न को हम अप्लाई करते हैं जो 5 स्टेजेस बताए थे कि अलग अलग स्टेजेस में कैसे कौन कौन से क्लास थे और क्या क्या उनमें हुआ और कैसे सोसाइटी हिस्ट्री निकली। तो दूसरा है टाइप्स ऑफ जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो वाला पार्ट। ये वाला पार्ट समझ में आ गया, क्लियर, कि 2 पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वो वैल्यू होती है जिस तरीके से हम नेचर पे अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं, और वो नेचर क्यों कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी नीड और या अपने लाइफ के, अपनी सर्वाइवल की नीड्स को पूरी करने के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अब किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, तो 2 पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। एक तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो मटेरियल थिंग्स का एक्चुअल में प्रोडक्शन है, मशीन्स और इसके यूज़ से, मशीन टूल्स ये जो यूज़ करते हैं। सेकंड पार्ट लेबर पावर। ठीक, और ऐसे ही रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो हाँ, तो ह्यूमन और थिंग्स में एक तो हैव होते हैं, एक हैव नॉट्स होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रहे हैं। जैसे आपके किस में एंशिएंट टाइम पे मास्टर हैव्स हैं और हैव नॉट कौन होंगे, स्लेव। फ्यूडल टाइम पे फ्यूडल लॉर्ड हैव्स वाले कैटेगरी में हैं और सर्व होंगे हैव नॉट्स वाले में। ठीक है, और कैपिटलिज्म में बुर्जुआ और प्रोलेटारियत। समझ में आ गया, ऐसे आगे ये हिस्ट्री बढ़ती रहेगी। और दूसरा जो ह्यूमन एंड ह्यूमन का है उसको फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक तो एम्प्लॉयर और उनका क्या रिलेशन है, एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, जो मतलब ओनर है और जिनको ओन किया है वो, ठीक है, उनके के बीच का रिश्ता क्या है। और दूसरा एम्प्लॉयज़ का अपने बीच का रिश्ता क्या है। एम्प्लॉयज़ बीच का रिश्ता कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ एक तो होंगे जो अपने एक्सप्लॉयटेशन होने की जो चीज़ें हैं उससे मतलब अभी नोन नहीं है कि मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और सामने वाले का भी हो रहा है और हम साथ में एक क्लास कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब हम सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के वर्किंग क्लास हैं, अलग फ्रेगमेंटेड होंगे, वो काम कर रहे होंगे साथ में। जैसे लेदर फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रहा है, अलग अलग पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई सेमी स्किल्ड वर्कर काम कर रहा है, कोई बिना स्किल्ड के वर्कर वाला काम कर रहा है, लेकिन वो दोनों साथ में वर्किंग क्लास ही कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इस बात से अभी वो रियलाइज नहीं है। तो एक रिलेशन इस तरीके से बनेगा, एक रिश्ता बनता है जो नोन हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो को, वो क्लास में देखेंगे जिसको हम कहते हैं क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। उसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ क्लास और सब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर क्लास, उसमें क्या है चीज़ें हैं। तो क्लास और क्लास स्ट्रगल का पार्ट है, लेकिन ऐसे ही बता दिए अभी। तो ये क्लियर हो गया मोड ऑफ प्रोडक्शन का एक तरीका कि पर्टिकुलर सोसाइटी में उस कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में मोड ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। बुझ गए, बढ़िया। ठीक, अब सेकंड है, जैसा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जब वो बता रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था, हिस्ट्री जो है 5 स्टेज से निकली है। ठीक है, पहला स्टेज उन्होंने क्या बताया था, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक का मतलब प्रिमिटिव।
एस्थेटिक का मतलब, एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरत या सुंदर। जिसको एस्थेटिक प्लेजर और ये सारी चीज़ें होता है। ये है एशियाटिक, एशिया वाले टर्म से निकला, दोनों। एशियाटिक, हाँ, एशियाटिक और प्रिमिटिव प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा स्टेज उन्होंने क्या बताया था? एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा क्या बताया था? फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। चौथा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। और पांचवा कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस रेफरेंस में, तो सोसाइटी किस तरीके से फॉर्म हो रही होगी। एक तरीके से जितना अभी तक पढ़ा है मोड ऑफ प्रोडक्शन में, उसका एप्लीकेशन है कि किस तरीके से हिस्ट्री में हम देख रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे अगर प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या देखेंगे? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, लेबर पावर देखेंगे और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। इसमें ये सारी चीज़ें देखेंगे क्या क्या? एफओपी, आरओपी, एफओपी, आरओपी और एफओपी को फिर से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर। और सेम इस बेसिस पे क्या सोसाइटी किस तरीके की बनी है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में ओनर कौन है और क्या है, इनको क्या कहा गया है। ठीक है, जो दो क्लास बार बार हैव और हैव नॉट्स में आए हैं, इसमें क्या क्या कहलाते हैं। सेम इसमें भी वही देखेंगे। कहो हाँ, ठीक, इसमें भी वही देखेंगे, इसमें भी वही, इसमें भी वही। तो पहला देख लेते हैं प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। लिख क्यों नहीं रहे तुम? क्या करेंगे? तो आपने दिया है नोट्स। हाँ, आपने दिया है नोट्स में ना, तो लिख रहे हैं ना। नहीं, लिख लो, फ़ायदा होगा तुम्हारा। मतलब फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये डायग्राम फॉर्म में, सिस्टमेटिक फॉर्म में होगा। नोट्स में तो लिख के ठीक ठाक बड़ा बड़ा है, टेक्निकल वर्ड्स भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि इसमें तो आसान भाषा में समझा दे रहे हैं, उसमें टेक्निकल वर्ड्स हैं। फिर समझ नहीं आएगा तो फिर पूछोगे और फिर बताना ही पड़ेगा। हाँ, पहला है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें इनका मानना ऐसा था कि इनिशियली जब ह्यूमन आए तो वो कम्युनिटी में लीव करते थे। मतलब कोई बड़ा सोशल स्ट्रक्चर नहीं ऐसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। जितनी भी चीज़ें थीं वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट थी, वो कम्युनिटी ओन करती थी। ठीक, तो जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये क्लासलेस सोसाइटी थी। अच्छा, ये भी क्लासलेस थी। यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी चीज़ें थी उस टाइम पे, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी। ठीक है, वो कम्युनिटी ओन करती थी, खुद प्रोड्यूस करती थी और खुद कंज्यूम करती थी। तो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था, तो ट्रेड नाम की ऐसा कोई चीज़ थी नहीं। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पे रिलेशंस थे या जो भी सोशल फॉर्मेशन थे, वो किनशिप बेस्ड थे, जान पहचान वाले, किनशिप बेस्ड। किनशिप किसको कहते हैं? जो कॉमन ग्राउंड से बिलोंग करते हैं। नहीं, आसपास के एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स जिनके होते हैं, अच्छा, वहाँ से वो ट्रेस करते हैं अपने ओरिजिन को। ठीक है, वो किनशिप रिलेशन, जैसे हम अपने यूजुअल टर्म में कहते हैं रिश्तेदार होते हैं ना, बहुत दूर दूर तक रहते हैं वो। तो वो वैसा बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है अपनी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की। और क्योंकि सोसाइटी का पॉपुलेशन लो था, ठीक है, तो डिमांड लो था मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, मटेरियल नीड्स का, तो वहाँ तक वो चीज़ें पूरी होती थी। फिर विद टाइम क्या हुआ, ठीक है, जब ये सोसाइटी और बड़ी हो रही होगी, कम्युनिटी बढ़ रही होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जिस तरीके से फैमिली एग्जिस्टेंस में आया था एंजल्स के द्वारा, जो भी था, प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक, फिर कुछ लोग क्या करने लगे, जो भी स्ट्रेंथ में थे, जिनके पास ताकत थी, वो कॉमन प्रॉपर्टी को ओन किए। ठीक है, वहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट एराइज हुआ और सेम वहाँ से एक्सप्लॉयटेशन का भी प्रोसेस एराइज हुआ। ओनरशिप कॉमनली
कम्युनल बेस पे नहीं ओन था। अब वो कम्युनिटी ओनरशिप टूट गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी तक वो आ गई, वहाँ से क्लासेस का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। ठीक, तो वहाँ से ये जो मूव किए हम पहला, अब जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा, जब हम पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, तो जो भी नीड थी सोसाइटी की वो बढ़ रही है, उसके लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस की ज़रूरत हुई, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदले। अब जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदलेंगे और सोसाइटी एज ए इंटर रिलेटेड होल है, एक साथ कनेक्टेड है, तो वो डिमांड करने लगे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज होने की। लेकिन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन उसको, उस पर्टिकुलर रिलेशन को रेजिस्ट किया और वहाँ से कन्फ्लिक्ट एराइज हुआ और वहाँ से फिर सोसाइटी बदली, एक दूसरे दौर में गई। रिलेशन ऑफ एट लास्ट जाकर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बदल गया अपने आप को। तो जो नया रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बना, उसमें जो मोड ऑफ प्रोडक्शन आया वो क्या रहा, किस, उसको क्या बोले? नहीं भाई, एसेटिक तो हो गया ना इनिशियल, दूसरे वाले को क्या बोले? ठीक है, अब इसमें फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हो गए, एग्रीकल्चर डोमिनेट फॉर्म में आ गया। अर्लियर हंटिंग गैदरिंग था, एग्रीकल्चर उतने डोमिनेट फॉर्म में नहीं था, अब यहाँ एग्रीकल्चर डोमिनेट फॉर्म में आ रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो भी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किससे चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है? एग्रीकल्चर। तो जो भी सोशल रिलेशन बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ये कर रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में और लेबर पावर के फॉर्म में, और उसके द्वारा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन अपना हुआ। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड ओनर थे उस टाइम के, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आ गई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, कम्युनिटी ओन चीज़ रही नहीं। अगर कम्युनिटी ओन रहती तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहता ना, ऑब्वियसली। जो क्लासलेस सोसाइटी थी वो क्लास में डिवाइड हो गई, और जो दो क्लास यहाँ से एराइज हुए हैं जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन थिंग्स के रिलेटेड बनाए, तो एक थे हैव्स, तो हैव्स को इन्होंने क्या बोला? मास्टर्स। और दूसरे थे हैव नॉट, उसको बोला कि उन्होंने क्या? स्लेव। अब यहाँ पे इन दोनों का जो रिलेशन था आपस में, जो स्लेव थे वो अपने, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंडेंट थे? मास्टर्स पे। तो ये सर्विस देते थे मास्टर्स को, और इन रिटर्न मास्टर क्या करता था? 2 वक्त की रोटी देता था इनको, रहने की थोड़ी जगह। और स्लेव्स जो थे ये अनफ्री थे। ठीक है, समझ रहे? ये अनफ्री थे, और इनफैक्ट ये इनके सेक्सुअल राइट या रिप्रोडक्शन का जो राइट था ये भी इनके पास नहीं था। ये मास्टर के पास था, मतलब अपने मर्जी से नहीं कर सकते थे रिप्रोडक्शन, कि बच्चे पैदा करने की भी इनके पास राइट नहीं था। जितना बच्चे उतने ही पैदा कर सकते थे जितना मास्टर अलाउ करते थे कि सोसाइटी में उतनी ज़रूरत है। उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, अब ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की चीज़ें थी। ठीक है, अब फर्दर फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का तो काम है, मैन फिर अपने सर्वाइवल को और बेहतर बनाने के लिए उसमें चेंज लेते आएगा। वो चेंज ले आने लगा, प्रोडक्शन और इंक्रीज हुआ, डिमांड और इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज हुई, तो नंबर ऑफ लेबर की डिमांड इंक्रीज हुई। तो वहाँ से एक टाइम आया जब स्लेव रिवोल्ट किए और इस राइट को मांगने लगे, क्योंकि पॉपुलेशन की ज़रूरत थी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब वहाँ से जो ये फिर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ हैव और हैव नॉट्स के बीच में, और फिर सोसाइटी ट्रांसफॉर्म की और नई मोड ऑफ प्रोडक्शन इस्टेब्लिश की गई। किस फॉर्म में नई मोड ऑफ प्रोडक्शन इस्टेब्लिश हुई? आपके वो फ्यूडल मोड में, है ना? फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट तो चला ही, वो तो अभी भी चल रहा था, एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था उसमें चेंज डिमांड हो रहा था। और वो चेंज जब डिमांड हुआ तो सोसाइटी अपने फिर हैव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो किस में बदल गई? लैंडलॉर्ड। और जो एग्रीकल्चर बहुत नेसेंट स्टेज में था मास्टर और स्लेव की सोसाइटी में, इसमें जाके एग्रीकल्चर की वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई। मतलब एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में रोल क्या हो गया? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक, तो हैव्स को उन्होंने कहा लैंडलॉर्ड, और हैव नॉट्स को क्या बोला? सर्व। अब इसमें क्या हुआ? इनको बाकी राइट तो मिल गए जो इंडिविजुअल राइट थे एज ए ह्यूमन वाले, नॉर्मल वाले। ठीक है, रिप्रोडक्शन राइट मिल गए हैं, वो सारी चीज़ हो गई, सोसाइटी थोड़ी बदल गई। लेकिन हर एक सर्व जितने भी थे वहाँ पे,
वो लैंड से टाई थे, मतलब एक पीस ऑफ लैंड है तो ये सर यहाँ लैंड से टाई है, और यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं तो रेंट के फॉर्म में पूरा पैसा अप्रोप्रिएट कौन कर रहा है? लैंडलॉर्ड। और इनको सिर्फ वापस रिटर्न में क्या दे रहा है? खाना। इनके सर्वाइवल के लिए जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो दे रहा है, जो कि इनके मेजर जो लेबर पावर ये दे रहे हैं, जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत कम था। तो एक्सप्लॉयटेशन ऐसे कंटिन्यू होता रहा और बढ़ता भी रहा एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, तो कार्ल मार्क्स का ये भी मानना था कि हिस्ट्री में जितने स्टेजेस पास हुए हैं तो एक्सप्लॉयटेशन की वैल्यू और इंक्रीज होती जा रही है, और कैपिटलिज्म में वो एक्सप्लॉयटेशन की वैल्यू सबसे पीक पे रहेगी। ठीक है, इसलिए कैपिटलिज्म जब डिफॉर्म होगा तब जाके कम्युनिज्म आएगा, ऐसा नहीं कि एक्सप्लॉयटेशन उसके बाद इंक्रीज होगा। ठीक है, वो हम आगे और करेंगे जब क्लास स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक रिलेशन था ये था। ठीक, और ये क्योंकि ये लैंड से टाई अप थे, अनफ्री थे, ये अपने मन से किसी लैंड पे जाके काम नहीं कर सकते थे कि आज हमें इस ज़मींदार के यहाँ वहाँ काम करना, आज इनके यहाँ काम करना, आज इनके यहाँ। फिक्स वेज वगैरह वाला सिस्टम नहीं था। बेसिक सस्टेनेबल अपना लाइफ जीने के लिए बस उनको अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए लैंडलॉर्ड दे रहा था, और वो अपने खेत पे काम कराता था, बंधुआ मजदूर टाइप का जो कंसेप्ट है, सुने, बॉन्डेड लेबर, तो उसी वाला कंसेप्ट चल रहा था। अब क्योंकि साइमल्टेनियसली इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज हो ही रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो ही रहा है, स्किल चेंज हो रहा है, ह्यूमन अपने बेहतर बनाने के लिए सोसाइटी में चेंज लेते आ रहा है। ठीक, तो विद टाइम क्या हुआ, इतनी चीज़ें इंक्रीज हो गई, ठीक है, कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में फिर से डिमांड होने लगा कि वो बदलो। ये लेबर डिमांड करने लगे कि हम एक लैंड पे फ्री, मतलब ऐसा नहीं है मुझे इस लैंड से टाई मत कीजिए, बांध के मत रखिए, हाँ, मतलब हम यहाँ से बाहर जाके भी काम कर सकें। ठीक है, अब ये फिर डिमांड जो था, और जो ये डिमांड और ये कन्फ्लिक्ट का वाला जो पीरियड होता है उस क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये नया मोड ऑफ प्रोडक्शन एराइज हुआ, क्या? कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन जब एग्जिस्टेंस में आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो अर्लियर टाइम का रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। समझ रहे? अर्लियर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है, जैसे मान लीजिए ये जो भी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को जन्म दिया, किस फॉर्म में फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को जन्म देगा? ये अलग अलग मीन्स, या तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और लेबर पावर मतलब स्किल, इन दोनों की इम्प्रूवमेंट की वजह से जो भी ये डिमांड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन पे क्रिएट कर रहा है, जो भी कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म में, और अर्लियर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है इसके पहले वाला जो रहा है, ये जब इन चीज़ों को रजिस्ट करेगा, ये चेंजेज ना हो, क्योंकि जो प्रिविलेज्ड क्लास रहेगा वो हमेशा रजिस्ट करेगा चेंजेज ना होने के। ठीक है, और जो डिसप्रिविलेज्ड क्लास है, जो नॉन ओनर है, वो तो डिमांड करेंगे ही कि मेरी स्थिति और अच्छी होनी चाहिए, ये बदलाव करना चाहिए। ठीक, और वो जो पीरियड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन है अपना, उसके बाद जब एग्जिस्टेंस में चीज़ें आएंगी, जैसे अब कैपिटलिस्ट में क्या हुआ, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या डिमांड करने लगा? ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, ट्रेड स्टार्ट हो गया, फैक्ट्री सिस्टम आ गया। ठीक, तो मान लीजिए एग्रीकल्चर में तो ऐसा था कि एक विलेज है, विलेज में यहाँ पे खेत हैं, यहाँ पे गांव बसा है। ठीक है, यहाँ के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, खेत में पूरा काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक तरीके से क्लोज इकॉनमी में काम हो रहा है, ट्रेड है नहीं एज सच। ठीक है, और ट्रेड और बाकी लोग जो यहाँ से फ्री हैं भी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में भी हैं, तो ये बहुत अभी नेसेंट स्टेज में है। लेकिन जब ये कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया तो ट्रेड इंक्रीज हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई, और ये सिस्टम चेंज हुआ कहीं दूर। यहाँ पे अब लोगों की ज़रूरत है, मान लो फैक्ट्री में काम करने की, और सारे लोग यहाँ पे लैंड से टाइड है, अनफ्री हैं, जा नहीं सकते हैं खुद की मर्जी से, ये तो माइग्रेशन डिमांड करेगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली में खेती हो रही है, कानपुर में फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड हुई, वहाँ पे वर्कर की ज़रूरत है, तो कैसे लोग करेंगे? तो माइग्रेशन तो डिमांड हो रहा है। अब उनको अपना फैमिली स्ट्रक्चर भी तोड़ना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को भी छोड़ के वहाँ जाके काम करेंगे। जब तक वो नॉर्म कोई सोसाइटी एडॉप्ट नहीं करेगा तब तक वो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये जो अपना कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में, इस फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज आ रहे हैं उसको, उस चेंज को फुलफिल नहीं कर रहा है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो नए रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड हुई, तो नए यहाँ से नया मोड ऑफ प्रोडक्शन निकला,
या नया रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन निकला, और यहाँ पे जो हैव्स हुए हैं वो उनको क्या कहा गया, कैपिटलिस्ट या बुर्जुआ, और हैव नॉट्स जो हैं उनको बोला वर्किंग क्लास या प्रोलिटैरियत। ठीक है, तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक ये थी। अब ये जो प्रोलिटैरियत है वो बुर्जुआ से किस तरीके से रिलेटेड है, अर्लियर जैसे अपने सर्वाइवल के लिए नीड थे उसमें लैंडलॉर्ड पे डिपेंडेंट थे, ये वेज के फॉर्म में। तो कैपिटलिस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं, वेज, सैलरी, काम कराते हैं सैलरी देते हैं, लेकिन जितना काम कराते हैं उतनी सैलरी नहीं देते हैं। सरप्लस वैल्यू जो जनरेट होती है लेबर पावर से वो अपने पास अप्रोप्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और यही एक्सप्लॉयटेशन का रूप है। और कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि ये एक्सप्लॉयटेशन पीक पे जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक, और इसके बाद ये फिर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में एक टाइम आएगा जब ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये लोग रियलाइज हो जाएंगे अपने एक्सप्लॉयटेशन के। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैपिटलिस्ट है, 10 लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, ये सोशल है, लेकिन जो एप्रोप्रिएशन का प्रोसेस है, यहाँ से जो कैपिटलिज्म एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट जो ये ले रहा है वो क्या है, वो प्राइवेट है। तो मतलब चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो सोशल है, लेकिन जो प्रॉफिट जा रहा है वो प्राइवेट जा रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब आप जितना काम कर रहे हैं आपको उतना नहीं मिल रहा है, आप मतलब इंडिविजुअल नहीं, एक वर्किंग क्लास के रूप में उसका पूरा पैसा मैं अकेले ले लूँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जो क्योंकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो तो सोशल हो रहा है, वो 10 लोग या 20 लोग मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट उससे जनरेट हो रहा है आपके सारे के काम करने से, आपके सारे लेबर पावर को मिला के आप जितने लोग काम कर रहे हैं वो किसके पास आ रहा है, मेरे पास। आइडियली किसके पास जाना चाहिए, आप सबके पास, सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन का जब रियलाइजेशन हो जाएगा वर्किंग क्लास में तो फिर से एक रिवॉल्यूशन होगा, और उसके बाद कम्युनिटी ओन चीज़ें आएंगी। तो एक ट्रांजिशन फेज से गुजरेगा इंसान। तो वो ट्रांजिशन फेज में क्या होगा, पहले कम्युनिटी ओन्ड करेगी, जैसे हम कहते हैं ना स्टेट ओन्ड चीज़ें हैं, तो स्टेट ओन्ड कर रही है। सोशलिस्ट कंट्री की क्या होती है, स्टेट के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, तो कम्युनिटी ओन्ड मानते हैं, और स्टेट को हम रिप्रेजेंटेशन मानते हैं सोसाइटी को पूरा। तो स्टेट ओन्ड मतलब कम्युनिटी ओन्ड चीज़ें हैं, और वो ट्रांजिशन फेज है सोशलिज्म का। और वो फर्दर जो डिवाइड करे, मतलब फर्दर अपने आप को फिर एक टाइम के बाद नीड महसूस होगी कि अब ओनरशिप की कोई ज़रूरत है नहीं, सबको सबके हक का मिल गया। ठीक है, जितने जिसकी ज़रूरतें हैं, जो जितना प्रोड्यूस कर रहा है उस हक का मिल गया। उसके बाद स्टेट अपने आप को ख़त्म कर देगा, स्टेट नहीं रहेगा। ठीक है, स्टेट एज अ सिस्टम एकदम नहीं रहेगा, और जो सोसाइटी रहेगी ऐसे कम्युनिटी ओन पे रहेगी। मतलब कॉमनली सारी चीज़ें, क्लासलेस सोसाइटी है, आप जितना काम कर रहे हैं आपको उतना मिल रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। इस मोड ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने क्या बोला, कम्युनिस्ट। मतलब यहाँ से ट्रांसफॉर्म की सोसाइटी अपने आप को कहाँ पे, कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन समझ में, जिसमें स्टेट अपने पास ओनरशिप रखेगा, और स्टेट किसका रिप्रेजेंटेटिव है, कम्युनिटी का, कम्युनिटी का। तो इसलिए कम्युनिटी ओन चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और विद टाइम जब वो ट्रांजिशन फेज निकल जाएगा अपने आप में, सबको रियलाइज हो जाएगा कि चीज़ें ठीक क्या हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, और वैसा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन अचीव हो जाएगा। जिसकी जितनी ज़रूरत उसको उतनी चीज़ें मिल जाएंगी, जो जितना काम करना है अपनी क्रिएटिविटी को पूरा इन्वॉल्व करके वो अपना काम करेगा। ठीक है, तब अपना जो मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो कम्युनिस्ट है, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये क्लासलेस होगा। ठीक है, और यहाँ के बाद क्योंकि इसमें अपने आप में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, और कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आ रहा था, उनकी डायलेक्टिक की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद यही अपना होगा एंड ऑफ हिस्ट्री, या हिस्ट्री विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक, तो ये अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन था। पांचों देख लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख ली, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन देख लिया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देख लिया, ये सारी चीज़ें थी इसमें, और कुछ है नहीं। कुछ भूला है नहीं।
और जो भी चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं वो तो क्लियर है, वो डायलेक्टिक वाले प्रोसेस में हो गया था कि कैसे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन अपना आप को चेंज कर रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर रहा है, तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से कैसे वो कॉन्ट्राडिक्शन में रहता है, वो सब तो क्लियर है। ठीक, तो ये अपना मेन था मोड ऑफ प्रोडक्शन जो कार्ल मार्क्स मानते थे। ठीक, अब अपना 2 टॉपिक और बचा है, क्लास स्ट्रगल। मोड ऑफ प्रोडक्शन खत्म। हाँ, मोड ऑफ प्रोडक्शन खत्म। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या देख लिए? स्टेजेस नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से की है? हमने पहले कंसिस्ट ऑफ एफओपी और आरओपी, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो भी नेचर के ऊपर, नेचर से हम चीज़ें लेते हैं अपने उसको प्रोडक्शन की जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने के लिए हाँ, ठीक है, अब नेचर के ऊपर अपना इम्पोज करते हैं। हाँ एक तरीके से डोमिनेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं नेचर को। ठीक, अब यही किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? 2 चीज़ों के थ्रू। मैन मतलब वो क्या कहते हैं, अरे यार, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर से। क्या होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके थ्रू बताइए। मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स जितने यूज होते हैं वो अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और लेबर पावर क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? लेबर इंसान। क्या होता है लेबर पावर? लेबर पावर जब हम किसी पर्सन को यूज करते हैं तो नेचर से वो करने के लिए, मतलब अरे मतलब वर्ड नहीं याद आ रहा। तो वर्ड्स में ही तो याद आएगा, और कैसे याद आ रहा है? इमोशन में, वर्ड्स में तो याद आएगा ना, जो चीज़ है वो वर्ड्स में ही तो होगी। अरे यार, मतलब लेबर पावर इन द सेंस कि स्किल्स के फॉर्म में, या मतलब व्हेन हम अपनी वो स्किल्स को लगाते हैं नेचर में, जो चीज़ प्रेजेंट है उसका मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड का यूज करने के लिए। जब हम वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर, ठीक है, ठीक, तो अपना लेबर पावर है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या था? मैन एंड ह्यूमन। ह्यूमन एंड ह्यूमन और ह्यूमन और थिंग्स। ह्यूमन और थिंग्स, इसको कहने का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन एंड थिंग्स को कहने का मतलब हैव और हैव नॉट की बात कर रहे हैं। थिंग्स कहने का मतलब क्या होगा अपना? यही जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मेन है, यही तो होगा। हाँ, मतलब इसका ओनरशिप, जिनका ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे है वो हैव्स हैं, जिनका ओनरशिप सिर्फ अपने लेबर पावर पे, अपने लेबर पे, वो हैव नॉट्स हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं है। ठीक, और ह्यूमन में इस बेसिस पे क्या डिविजन्स हैं? ह्यूमन में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज़ का मतलब एम्प्लॉयर का क्या रिलेशन है? जो ओनर नॉन, मतलब ओनर और उस पे होगा, या तो आप किसी चीज़ को ओन करेंगे या नहीं करेंगे, और जो अपना नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के फेलो मैन के साथ आपस में क्या रिलेशन है। ठीक, तो ये अपना ये मोड ऑफ प्रोडक्शन किसी भी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वो है। अब इस बेसिस पे कितने मोड ऑफ प्रोडक्शन हो चुके हैं और कितने होंगे, तो सोसाइटी को उन्होंने बताया था, हिस्टोरिकल स्टेजेस में डिवाइड किया था। फटाक से बताइए, रिवीजन भी हो जाएगा और सबकी कैरेक्टरिस्टिक बताते जाइए, हम लिखते जा रहे हैं। पहला एशियाटिक, स्टार्ट हो जाइए, क्या है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन या एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या था? क्लासलेस सोसाइटी थी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, और किनशिप, जो भी रिलेशन था, सोशल रिलेशन फॉर्म हुआ था, जो भी प्रोडक्शन के लिए सोशल रिलेशन वो फॉर्म किए थे, वो किसके बेसिस पे थे? किनशिप या फैमिली।
ठीक है, ठीक है। दूसरा आ जाइए। एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या हुआ फिर इसके बाद एशियाटिक में ऐसा क्या हुआ कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन पे आना पड़ा इनको? प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया। नहीं, वो आ गया, कैसे आया? वो मतलब क्या कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगी थी, सो उस चीज़ को ओन करने के लिए मास्टर और स्लेव वाला काम आ गया। इसमें कौन कौन से हैव और हैव, मतलब इसमें तो हैव और हैव नॉट का कोई कंसेप्ट है, रहेगा नहीं, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी है, कोई क्लास है ही नहीं। इसमें हैव्स और हैव जो थे वो मास्टर्स थे और हैव नॉट जो थे वो स्लेव थे। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी मास्टर और स्लेव्स की? मास्टर मतलब स्लेव, किस तरीके से रिलेटेड थे? मतलब स्लेव डिपेंड करते थे मास्टर्स पे अपने उसके लिए, लिविंग के लिए। और उनके पास अपना खुद का रिप्रोडक्शन का राइट भी नहीं था। ठीक है, जिस वजह से मतलब जो भी डेमोग्राफिक या नेचर की जो थ्योरी है पॉपुलेशन की, वो अप्लाई नहीं हो रही थी उस सोसाइटी में। वो कंट्रोल्ड थी, नेचुरल नहीं था वो, क्योंकि डेमोग्राफी तो पूरा कंट्रोल किया जा रहा है कि कितनी पॉपुलेशन रहेगी, कितनी नहीं रहेगी। ठीक है, किसका जन्म होगा, किसका नहीं होगा, मेल चाइल्ड चाहिए, फीमेल चाइल्ड चाहिए। ठीक है, वो सबका कंट्रोल था। और क्या क्या था इसमें? और क्या क्या था? फिर फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। उसमें क्या था? फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में लैंडलॉर्ड आ गए थे। कैसे आ गए थे अचानक से? मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन था फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा होगा उसके। द रीज़न वाज कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर की डिमांड बहुत ज़्यादा, मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जब पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने लगे थे तो लोग ज़्यादा चाहिए थे, काम करने के लिए लोग ज़्यादा चाहिए थे, काम करने के लिए तो वो डिमांड करने लगे अपने राइट को। तो फिर स्लेव एक टाइम आया जब रिवॉल्ट किए। ठीक, तो उसमें कुछ लालची लोग थे, ठीक है, जो मास्टर्स में ही थोड़े नीचे के उसमें रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, उस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया और पूरे मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया और खुद लैंड को ओन किया और क्या बन गया, लैंड लॉर्ड। तो इसमें जो हैव हैं वो क्या है, लैंड लॉर्ड, और जो हैव नॉट्स हैं वो सर्फ। अब ये लैंड पे टाई हो गए और लैंड लॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं और अपने लेबर पावर से जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपने सिर्फ सर्वाइवल की चीज़ें मिल जा रही हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा है उनके लेबर पावर का प्रोडक्शन वो कौन अप्रोप्रिएट कर रहा है, लैंडलॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस चल ही रहा है, जो स्टार्ट था वो चल रहा है। ठीक, उसके बाद कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? यहाँ पे लोगों को बंद के काम नहीं करना था, दूसरों की जमीन पे काम करना था। नहीं, वो तो करना था की बात नहीं है। उस समय जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेज हो रहे हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, फैक्ट्री एज अ सिस्टम है, तो सोसाइटी डिमांड कर रही है ना कि पॉपुलेशन माइग्रेट करे। अब अच्छा, मतलब उस टाइम पे ये होने लगा कि तुम्हारी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होने लगी तो लोग माइग्रेट करने हाँ, लगे। ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया था, तो जो भी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन था वो ट्रेड एंड कॉमर्स के सपोर्ट में खड़ा था, बट जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था वो तो वही लैंडलॉर्ड और सर्फ का। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों के बीच में। अगर वही रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रहता तो ये फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ग्रो नहीं कर पाता। तो लोग डिमांड कर रहे हैं फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए कि इसमें मतलब और एडवांसमेंट चाहिए, जो चेंजेज हो रहे हैं इस बेसिस पे आप रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कीजिए। तो ये आ गया था कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्ट्राडिक्शन का जो प्रोसेस है, जो डायलेक्टिक का प्रोसेस चलता है कुछ टाइम तक, और जिस टाइम पे वो चलता है उसी को कहते हैं पीरियड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। मतलब क्वांटिटेटिव चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद क्वालिटेटिव चेंज हो रहा है। जब भी क्वालिटेटिव चेंज होता है तो नए नए मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव चेंज तो चल ही रहा है साथ में, याद है ना, क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज। ठीक, अब ये क्योंकि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा था ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो फ्यूडल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था उस टाइम पे, और नए रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को बार बार डिमांड कर रहा था। और नया रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन किस फॉर्म में आया? वो वाला आपका इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स, बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट। और यहाँ पे अपना लेबर पावर सेल किस फॉर्म में करते थे, उसके रिटर्न में उनको क्या मिल, लेबर पावर जो सेल करते थे उसके रिटर्न में उनको क्या मिलता था? तो यहाँ से
मतलब क्रेडिट सिस्टम आ गया, मनी एज अ सिस्टम आ गया एक्सचेंज वैल्यू में। और मेन चीज़ ये भी है, जब हम लेबर पावर बढ़ा रहे थे या जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का एक मतलब ये भी होता है, जब हम बताए थे यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू, याद है फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी के जस्ट पहले बताए थे, फिर उसी के बेसिस पे कैसे फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी था। तो यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू, यूज वैल्यू मतलब किसी भी थिंग की एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे पानी का काम है प्यास बुझाना, तो एक मेरी बॉडी के लिए तो फंक्शन है पर्टिकुलर, तो वो मेरे लिए यूज वैल्यू है। ठीक, अब उसी पानी का डिमांड इंक्रीज कर दो, जब जैसे सूखा पड़ जाता है, टैंकर हम मांगते हैं, टैंकर जब डिमांड करते हैं और जब डिमांड ज़्यादा रहता है टैंकर का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, या सप्लाई कम हो तो टैंकर का रेट बढ़ जाता है, वो एक्सचेंज वैल्यू है। जो डिमांड और सप्लाई है मार्केट के बेसिस पे, उस पर्टिकुलर थिंग की कोई अपनी इनर क्वालिटी की बेसिस पे वो पैसा नहीं डिमांड हो रहा है। या गोल्ड अभी के कंटेम्प्रेरी टाइम में सप्लाई कम है गोल्ड की, जब या फ्यूल इस समय पेट्रोल का सप्लाई कम है, रेट बढ़ गया, तो एक्सचेंज वैल्यू है, उसकी खुद की अपनी क्वालिटी नहीं है कि वो 100 रुपये तक का बिके, यहाँ 100 बिक सकता है, यूएस में हो सकता है $1-2 का मिलता हो, और महंगा हो या सस्ता हो, या किसी कंट्री में 20 रुपये का मिलता हो, मतलब करेंसी वहाँ की रुपीज़ तो नहीं हो सकती, लेकिन हम एक बात समझाने के लिए, तो डिमांड सप्लाई पे, तो वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू है। ठीक है, तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वो है जब हम नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नेचर को अपने यूज वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू किसी तरीके से अपने काम में लेके आते हैं। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को, समझ में? मतलब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन तो यही है ना, कि जिस तरीके से हम नेचर को अपने नीड को पूरी करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यूज किस फॉर्म में करेंगे, अपना वैल्यू ऐड करके, उस पर्टिकुलर चीज़ में वैल्यू ऐड करके। जैसे लैंड एज सच की कोई वैल्यू है नहीं, जब उस पर हम खेती करते हैं तो खेती की वैल्यू होती है, घर बनाते हैं तो घर की वैल्यू होती है, पार्क बनाते हैं तो पार्क की वैल्यू होती है। लेकिन एट सच अगर हम लैंड से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो अपना नेचर के अकॉर्डिंग चलेगा, जितना टाइम में रहेगा जैसा भी रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अपने सर्वाइवल करने की स्थिति को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें 2 पार्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट, तो बेसिस इनका क्या था अपना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का, और बेसिस क्या था इन रिटर्न ऑफ वेजेस, जो वेज हमेशा कम रहता है, जितना इनका लेबर पावर से प्रोड्यूस करते हैं कम रहता है, क्योंकि मेन प्रोडक्शन तो लेबर करता है, ठीक है। लेकिन और कॉन्ट्राडिक्शन क्या यहाँ पे राइज है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, कैपिटलिस्ट सिस्टम में वेज उनको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, कि जो प्रोडक्शन है वो तो सोशल है, लेकिन इस प्रोडक्शन का जो रिजल्ट है वो प्राइवेट है। मतलब प्रोडक्शन तो वर्किंग क्लास पूरे मिल के कर रहे हैं, अपना पूरा लेबर पावर, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है, वो लेबर पावर 10 लेबर पावर का काम हुआ, 100 किलो अनाज निकला, जिसका कोई एक रेट है, ठीक है। अब ये समीशन जो है ये 10 लोगों का लेबर पावर का, यही इक्वल्स टू इनके वेज के, टोटल के वेज के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरा प्रोड्यूस किया है, ठीक है। लेकिन जो ये 100 किलो हुआ इसके बदले में इन सबको मिला के भी 20 ही दिया गया, 20 किलो ही अनाज इनको दिया गया, ठीक। बाकी का 80 प्रॉफिट के फॉर्म में जो सरप्लस वैल्यू क्रिएट हुई किसने रख लिया भाई साहब ने, कैपिटलिस्ट क्लास ने, जो ओनर है। प्रॉफिट का कंसेप्ट यही है, ठीक। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन तो सोशल हो रहा है, अब ओनर तो एक ही निकले कैपिटलिस्ट, तो ओनरशिप या जो रिटर्न आ रहा है उससे वो प्राइवेट है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन ये डिमांड करेगा फिर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाने के लिए, क्योंकि अब क्वांटिटेटिव चेंज फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में तो हो ही रहे हैं ना, वो तो होते रहते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस है, हम अपनी स्थिति को बेहतर करते करते अलग अलग कर ही रहे हैं। पहले ऑफलाइन एजुकेशन था, अब ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए, तो ये अलग अलग प्रोडक्शन का प्रोसेस तो चल ही रहा है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में रिलेशन। लेकिन ये जो डिमांड कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, इस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में बुर्जुआ प्रोलेटारिएट का जो रिलेशन है इसमें डिमांड क्रिएट करता रहेगा। और यहाँ के बाद क्या आएगा, जब पीरियड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन आएगा, एक ट्रांजिशन फेज आएगा, उस ट्रांजिशन फेज को उन्होंने क्या बोला, वो कम्युनिस्ट
और ट्रांजिशन फेज क्या होगा? कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ट्रांजिशन फेज क्या होगा? क्लासलेस सोसाइटी आ जाएगी। अरे जो ट्रांजिशन फेज होगा भाई साहब, लिखा हुआ भी है। तो बोल तो नहीं सोशलिस्ट मोड ऑफ। कब बोला सोशलिस्ट? मन में? गलती से निकल गया। हाँ वही ना, हम मन में, मन अभी टेक्नोलॉजी इतना फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं हुआ है कि हम सुन लें मन की बात। एक ही इंसान की मन की बात इंसान सुनता है, जो करते नहीं है मन की बात वो नहीं की। ठीक है, तो सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या होगा? बताइए। एक बात बताइए, कैपिटलिस्ट के बाद सोशलिस्ट आएगा कि कम्युनिस्ट आएगा? ये ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि एक फेज से दूसरे फेज जब हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो बीच का एक ट्रांजिशन फेज, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं आया है, मतलब कंप्लीटली मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं आया है, लेकिन ट्रांजिशन फेज है। वो ट्रांजिशन फेज क्या है? ये सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो ट्रांजिशन तब से इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? साइलेंट वर्ड थोड़ी है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये कम्युनिटी ओन चीज़ें होंगी, और कम्युनिटी को कौन रिप्रेजेंट यहाँ करेगा? स्टेट। ठीक है, अब फर्दर एट लास्ट जाके जब रियलाइज हो जाएगा, ठीक है, कि अब ये सारी चीज़ें सबको मिल गई, अपने काम की चीज़ें, जो सोशल प्रोडक्शन था, अब ठीक है, जो प्रॉफिट अप्रोप्रिएट भी हो रहा है उसके बाद सरप्लस लेबर से या लेबर पावर से, वो सोसाइटी में सबको मिल भी रहा है। जब वो स्टेट आ जाएगी तो फिर स्टेट की ज़रूरत नहीं रहेगी, और उसके बाद जो मोड ऑफ प्रोडक्शन का स्टेज होगा वो क्या होगा? कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें क्या होगा? ये क्लासलेस सोसाइटी होगी, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एकदम नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, स्टेट भी नहीं रहेगा क्योंकि स्टेट का कोई नीड ही नहीं है। स्टेट का बेसिक नीड क्या होता है? क्योंकि इनका मानना है कि मेन चीज़ जब इकोनॉमिक प्रोडक्शन ही है, तो स्टेट का काम भी वही है, स्टेट का ओरिजिन भी वही है। ठीक है, आपकी बेसिक नीड्स और सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो क्योंकि जितना भी सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो स्टेट भी तो सुपर स्ट्रक्चर का ही पार्ट आएगा एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। और जब सुपर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ही इस बेसिस पे हो रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसी की वजह से बाकी सुपर स्ट्रक्चर सोसाइटी का बन रहा है। तो स्टेट का एग्जिस्टेंस भी इसी वजह से आया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, और जब ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन ही ख़त्म हो जाएगा तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से कोई डिमांड नहीं है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन अपना पहुंच चुका है जहाँ तक पहुंचना है उसको, तो उसके बाद कोई चेंज होगा नहीं, कोई चेंज डिमांड नहीं करेगा। तो डायलेक्टिक का जो कॉन्ट्रडिक्शन था अपने आप में, जो मैटर लेके चल रहा था किस फॉर्म में? द लॉ ऑफ यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट। डायलेक्टिक का यही तो था पहला लॉ। तो वो इसका मतलब मेन यही था ना कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन लेके कैरी कर रही है, जिसको हीगल ने थेसिस और एंटीथेसिस के फॉर्म में देखा था जब आइडिया की बात उन्होंने की थी आइडियलिज्म में, उसी के बेसिस पे देखा था ना। जब वो स्टेज आ जाएगा, जब ऐसा कुछ रहेगा नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाएगा, तो हिस्ट्री क्या होगी? फिर खत्म हो जाएगी और ये सोसाइटी मस्त अपना ऐसे फंक्शन करेगी, सबको अपने नीड के अकॉर्डिंग और काम के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक, ये था। अब मोड ऑफ पूरी बात 2 बार आज हो गई, इस मोड ऑफ प्रोडक्शन ज़रूरी था, अब याद भी हो गया होगा। ठीक, अब बाकी नोट्स में तो है ही कि अब किस तरीके से आंसर और क्या लिखना है और किस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में, वो सब उसमें है मस्त तरीके से। ये बेसिक समझाने का यहाँ पे ख़त्म हो गया। जो इन्होंने स्टार्टिंग के, ठीक है, 1 2 3 4 स्टेजेस मोड ऑफ प्रोडक्शन बताए। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड कैपिटलिस्ट। ये हिस्ट्री का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर चुके हैं, मतलब ये आ चुके हैं। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन जब आ रहा है स्टेज में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मोड ऑफ प्रोडक्शन एकदम ख़त्म हो गए। साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ रहे होंगे, लेकिन इकोनॉमी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डोमिनेट हो रही है।
जैसे अभी की इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट सिस्टम से डोमिनेट है, तो ऐसा तो है नहीं कि एग्रीकल्चर एकदम खत्म हो चुका है, वो तो है ही अपना। तो फ्यूडल ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन साथ में चल रहा है, लेकिन डोमिनेट किस से हो रहा है? कैपिटल से। जो वेल्थ की वैल्यू मेन जो है वो कैपिटल से, ठीक। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से भी देखना, ये नहीं कि अब ये चला गया, मैंने कह दिया कि वो खत्म हो गया, चला गया तो वो चला ही गया। मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट अभी भी देखने को मिलता है, फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर, वो भी तो मास्टर और स्लेव का ही कंसेप्ट है एक तरीके से, एक सोशल आइडेंटिटी के बेस पे। वैसे फ्यूडल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, कैपिटलिज्म चल रहा है, ठीक। और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर फ्यूचरिस्ट में उन्होंने एक देखा है कम्युनिस्ट, वो प्रिडिक्शन है उनका, ठीक। उनके क्रिटिसिज्म में मेन ये है भी। अब अर्लियर मोड ऑफ प्रोडक्शन और कैपिटलिज्म में ऐसा क्या होगा कि जिस तरीके से वो अगला कम्युनिस्ट ही आएगा, ये भी तो एक सवाल है। वो नए मोड ऑफ प्रोडक्शन पे भी तो जा सकता है, कैपिटलिज्म के बाद भी कोई मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा जो एक्सप्लॉयटेशन को लेजिट करेगा, लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेगा, पॉसिबिलिटी तो है ही, ठीक। तब उनका ये कहना था, अब वो क्लास और क्लास स्ट्रगल का पार्ट है, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि पहले जितने मोड ऑफ प्रोडक्शन की लड़ाई हुई है वो हैव वर्सेस हैव्स के बीच में हुई है। जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था, तो हमेशा जो लड़ाई हुई है वो हैव्स वर्सेस हैव्स के बीच में हुई है। तो मतलब जो रूलिंग क्लास है एक टाइम का, वो रिप्लेस किया है दूसरे हैं। हाँ, दूसरे रूलिंग क्लास को। जो रूलिंग क्लास अभी रिप्लेस किया है वो दूसरे रूलिंग क्लास को किया है। तो जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है वो रिप्लेस नहीं किया है। तो इनिशियली जो एशियाटिक से जो चीज़ें स्टार्ट हुई, एशियाटिक में तो ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ से तो रूलिंग क्लास बनी, प्राइवेट प्रॉपर्टी आया, क्लास बना मास्टर और वो। तो मास्टर्स को किसने रिप्लेस किया? फ्यूडल लॉर्ड ने। फ्यूडल लॉर्ड भी एक रूलिंग क्लास है। रूलिंग क्लास हमेशा माइनॉरिटी में रहती है, मेजॉरिटी में वर्किंग क्लास है। तो जो भी रिप्लेसमेंट इस में हुआ है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, वो रूलिंग क्लास एक रूलिंग क्लास को रिप्लेस किया है। ऐसी इस तरीके से कैपिटलिज्म में हुआ है। फ्यूडल लॉर्ड को किसने रिप्लेस किया है? कैपिटलिस्ट ने। तो ये भी रूलिंग क्लास है, ये भी रूलिंग क्लास है। तो यहाँ तक जो हुआ है तो हैव वर्सेस हैव्स हुआ है लड़ाई, ठीक है। जो डिमांड कर रहे हैं चेंज में, ठीक है, और जो चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं वो दोनों हैव्स की कैटेगरी में है। तो जो नए फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को जो जन्म दे रहे हैं वो ओन करने के बाद दे रहे हैं। वो वर्किंग क्लास में से नहीं आ रहे हैं, वो ओनर हैं और वो माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और जो जिनके पास पहला है, पुराना है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। तो जो जिनके पास नया टेक्नोलॉजी है वो जब उस रेजिस्टेंस को पूरा कर जाएंगे तो एक हैव दूसरे हैव को ओवरकम कर जाएगा, हाँ, ओवर रूल कर जाएगा और वहाँ से एक रूलिंग क्लास दूसरे रूलिंग क्लास को वो करेगा। तो वो हिस्ट्री जो रही है वो हैव्स वर्सेस हैव्स रही है अभी तक। और नेक्स्ट क्या होगा कि जो लड़ाई होगी सोशल, मतलब जो पीरियड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन होगा वो हैव्स वर्सेस हैव नॉट होगा, वर्किंग क्लास से होगा। और वर्किंग क्लास यहाँ पे रिप्लेस करेगी हैव्स को। जो वर्किंग क्लास रिप्लेस करेगी वो मेजॉरिटी होगी। और वो वर्किंग क्लास इस प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा, जो सोशलिस्ट मोड ऑफ ये है कम्युनिटी ओन्ड वाली, यही वर्किंग क्लास पूरा कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है, और स्टेट सिस्टम बनाएगी। इसको उन्होंने बोला डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटैरियत, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटैरियत, ठीक। और इस वजह से, क्योंकि अब हैव वर्सेस हैव नॉट की लड़ाई है, अब ये क्राइटेरिया कैसे पूरा होगा वो पूरा सिस्टम है क्लास और क्लास स्ट्रगल में। इसको इन्होंने क्या कहा था कि अभी तक जो क्लासेस थी, जो लड़ाई चल रही थी, वो क्लास इन इटसेल्फ की लड़ाई थी, और फ्यूचर की जो ये लड़ाई है वो क्लास फॉर इटसेल्फ की लड़ाई है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये सब नेक्स्ट टॉपिक में, क्लास और उसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में, अर्लियर मोड ऑफ प्रोडक्शंस में और जो आने वाला उनका फ्यूचर का प्रेडिक्शन था मोड ऑफ प्रोडक्शन का, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हैं। पहले की जो लड़ाई थी हैव वर्सेस हैव्स थी, और जो हैव नॉट इस हैव्स को सपोर्ट करते होंगे वो इस उम्मीद में करते होंगे कि उनकी स्थिति बेहतर हो जाए,
कुछ हद तक बेहतर हुई भी, जैसे स्लेव के पास जो राइट नहीं था, आने वाले जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने वो राइट दिया और किसी और मामले को लेकर उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। और इस तरीके से कैपिटलिस्ट ने भी उनके कुछ राइट दिए, जैसे लैंड से टाइट थे और वहाँ से वो अनफ्री थे, जा नहीं सकते थे, कहीं और काम नहीं कर सकते थे, वहाँ पे राइट तो उनको मिल ही गया कि आपको कहाँ लेदर की फैक्ट्री में काम करना है कि टेक्सटाइल की फैक्ट्री में, ठीक है। लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन था वेज के फॉर्म में वो कैरी ऑन हुआ, वो चलता रहा। लेकिन अब जो लड़ाई होगी, जो रिवॉल्यूशन होगा, सोशल रिवॉल्यूशन, वो हैव वर्सेस हैव नॉट के फॉर्म में होगा। और वो क्यों होगा? वो इस रीजन से होगा कि अब पहले था क्लास इन इटसेल्फ, अब जो होगा वो क्लास फॉर इटसेल्फ होगा। और दोनों के बेसिक का टर्म का डिफरेंस यही है कि पहले जो हैव नॉट्स थे, यही समझ लो, फिर क्लास में दोबारा पढ़ाएंगे जब क्लास और क्लास स्ट्रगल पढ़ाएंगे। क्लास इन इटसेल्फ का मतलब ये होता है कि आप अपने एक्सप्लॉयटेशन वाले कंडीशन को जानते ही नहीं हो कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे अभी CSIT में 2.5 लाख की सैलरी पे कोई काम कर रहा है, तो कंपनी कम से कम उससे 20 लाख का काम ले रही होगी, तो उनको 2.5 लाख दे रही है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन वो 2.5 लाख में इसलिए खुश हैं क्योंकि बाकी सोसाइटी में लोग उनसे नीचे हैं, तो उनको लग रहा है कि हमको बहुत मिल रहा है। तो मार्क्स कम रहता तो कहता नहीं, 20 लाख का काम किया, 20 लाख तुम्हें मिलना चाहिए। और क्लास फॉर इटसेल्फ का मतलब हो जब आपके पास आपके कॉन्शियसनेस क्लियर हो, आपको पूरा कॉन्शियसनेस आ गया कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन को समझ रहे हो, और उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस का रीजन है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो पहले जो भी लड़ाई हुई है वो क्लास इन इटसेल्फ वाले की हैं, हैव वर्सेस हैव्स के फॉर्म में की हैं। तो रूलिंग क्लास को रिप्लेस किया है। और अब जो टाइम आएगा वो हैव वर्सेस हैव नॉट का होगा और क्लास फॉर इटसेल्फ के रियलाइजेशन के बाद होगा। और वो पूरा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे होगा उन्होंने बताया, किस किस स्टेज में काम करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एलियनेशन एक टॉपिक, उसके बाद क्लास और क्लास स्ट्रगल, कल शायद कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। हाँ, और क्या, और कुछ बचा है इसमें? 1 मिनट देख लेते हैं, और कुछ बचा तो नहीं है, याद कर लेने दो। वैसे कुछ मेरे हिसाब से नहीं बचा है। क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है, इनका ऐसा कोई क्रिटिसिज्म है नहीं सोशियोलॉजी में, लेकिन इन जनरल हम क्रिटिसाइज अगर करने, क्रिटिकली एनालाइज करने को आए, तो पहला तो वही इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट वाला पॉइंट आएगा कि मेन फोकस इनका हर एक चीज़ पर इकोनॉमी पर है, जो कि ऐसा होता नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म एक मज़ेदार बात बता देते हैं, लिख के मत आना बस एग्ज़ाम में, हाँ भगा दिए जाओगे, पहले बुलाए जाओगे किसने लिखा है, फिर भगाए जाओगे, ठीक है। अब जैसे पहला तो वो इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट वाला, ठीक है, एक क्रिटिसिज्म वहाँ से हम कर सकते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म कहा जाता है कि जैसा इन्होंने प्रिडिक्ट किया था सोसाइटीज़ को कि सोशलिस्ट आएगा फिर कम्युनिज्म आएगा, अभी तक किसी भी सोसाइटी में वैसा देखने को नहीं मिला कि जिस तरीके से मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि क्लास मतलब ऐसे ही मूव होगा, फिर 2 पोलराइज क्लास बन जाएगा, हैव और हैव नॉट्स का, और फिर वो होगा। लेकिन मिडिल क्लास वाला कंसेप्ट गायब हो गया इनका। अब देखने को मिल रहा है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसमें भी फर्दर डिवीजन हो ही जा रहे हैं, उस डिवीजन को भूल गए थे, ठीक। तो एक क्रिटिसिज्म का पार्ट वो था। और जो इस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कार्ल मार्क्स को कि उनका कैपिटलिस्ट के बाद सोशलिस्ट, ये क्या हुआ? मतलब हमको परेशान करने के लिए पूरी कायनात, मतलब ये बोल नहीं रहे, अब समझ नहीं आ रहा वो बेच क्या रहे। ले घंटा हो जाके, बढ़िया है, चलो अच्छी चीज़ है। कैपिटलिस्ट के बाद सोशलिस्ट क्लास आएगी, फिर कम्युनिस्ट आएगी, और किसी सोसाइटी में देखने को नहीं मिला। और मेन एग्जांपल देते हैं चाइना और रशिया का। रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, कब हुआ? 1917 रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन फिर इस्टेब्लिश किया, फिर सोशलिस्ट कंट्री के फॉर्मेशन हुआ। इस क्रिटिसिज्म में एक प्रॉब्लम है। जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि हिस्ट्री किस तरीके से मूव करेगी, एशियाटिक, एंशिएंट, फ्यूडल, कैपिटलिज्म, कम्युनिस्ट, सोशलिज्म, सोशलिस्ट, ट्रांजिशन फेज। इस तरीके से उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक। अब जो कंट्रीज में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, सो कॉल्ड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ,
ये तो मान लीजिए पास्ट है, हर एक कंट्री यहाँ तक पहुँच चुकी थी जब कार्ल मार्क्स लिख रहे थे, 19th सेंचुरी में थे, तो मैक्सिमम कंट्रीज यहाँ तक पहुँच गई थी। तो ये प्रिडिक्शन उनका हिस्टोरिकली चेक करना मुश्किल है, या उनको ये कहना कि वो देखे होंगे, वो जिए नहीं ना इस टाइम पे, ना वो एशियाटिक्स, और उन्होंने सिर्फ प्रिडिक्शन की कि हिस्ट्री इस तरीके से मूव की है और अपना लॉजिक दिया उसके बेसिस पे क्यों की। फ्यूडल मोड में वो जिंदा थे ना लिखने के टाइम, तभी तो कहा, तो हिस्टोरिकली तो चेक कर सकते होंगे ना, मैंने कहा एविडेंस होंगे ना उनके पास। मतलब समझ नहीं पाए, आप अपनी बात बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि इस सोसाइटी को उन्होंने देखा तो है नहीं, इस सोसाइटी को सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ऐसा रहा होगा। उस टाइम की जितनी भी लिटरली, यूट्यूब नहीं था ना, नहीं तो देख लेते 20 साल पहले क्या हो रहा था। अब उस टाइम पे जो चीज़ें लिखी गई, जो भी था, उस बेसिस पे वो अपना लॉजिक दिए और वहाँ से अपना प्रोसीड किए। और जब उनका जन्म और जिस टाइम पे वो रह रहे थे, वहाँ पे कैपिटलिज्म पीक पे चल रहा था या पीक की तरफ बढ़ रहा था और फ्यूडलिज्म डिस्ट्रक्ट हो रहा था। ठीक, अब यहाँ के बाद उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म जब पीक चला जाएगा तो ये टूटेगा। जिस कंट्रीज में रिवॉल्यूशन हुआ, एग्जाम्पल रशिया फ्यूडलिज्म वाली कंट्री थी, एग्रेरियन सोसाइटी थी, कैपिटलिस्ट नहीं थी जब रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक, अब यहाँ पे वो टूटी और यहाँ से सीधे उसने डिमांड किया सोशलिज्म का। ठीक, अब जब सोशलिज्म का डिमांड था उनका, और उसके बाद वो स्टेट फंडेड कैपिटलिज्म काम किए। ठीक, स्टेट फंडेड कैपिटलिज्म काम करने के बाद ये काम होगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम अटक गया, वो ना पूरे तरीके से कैपिटलिस्ट बन पाए ना अपने सोशलिस्ट बन पाए। तो हिस्ट्री को जो चेन कार्ल मार्क्स प्रिडिक्ट किया था उसने ब्रेक किया है। सेम चाइना के साथ, चाइना में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्यूडल सोसाइटी थी, एग्रेरियन सोसाइटी थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं थी, और चाइना सीधे शिफ्ट किया, एक पूरे फेज को उन्होंने खा गया ना, जो कार्ल मार्क्स प्रिडिक्ट कर ऐसे ऐसे मूव करेंगे। अब सोशलिस्ट वो अपने आप को क्लेम तो कर लिए हैं, लेकिन सोसाइटी की नीड तो अब कैपिटलिज्म पे मूव करने की थी। फिर बाई मजबूरी अभी भी देखिए चाइना सबसे बड़ा कैपिटलिज्म का फेवर है, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब देख लीजिए या वेज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देख लीजिए, वो अपने आप को सोशलिस्ट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब स्टेट फंडेड कैपिटलिज्म वहाँ पे है कि इस तरीके से सोसाइटी मूव करेगी। तो इस फेज को जो वो खा गए, जहाँ पर रिवॉल्यूशन आया, तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी को खुद इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, और जब हाँ पूरा एक स्टेज खा गया ना। उन्होंने तो कार्ल मार्क्स ये कहते कि ये अपने आप डेवलप होगा, फिर अपने आप कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करेगा, फिर अपने आप ये टूटेगा। यही था कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन डेवलप कर देंगे, फिर वो डिमांड करेंगे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के चेंज के। लेकिन यहाँ पे तो पूरा खा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिस्ट लाए, फिर वहाँ से उन्होंने कैपिटलिज्म को फेवर किया, और अभी तक देखिए पीक पे चल रहे हैं कैपिटलिज्म के अलग अलग फॉर्म में। अब आगे का पता नहीं प्रिडिक्शन क्या होगा। तो ये क्लेम करना कि अभी तक देखने को नहीं मिला, उसका मेन रीजन ये है कि ये चेन जो ब्रेक हुआ है, जो कार्ल मार्क्स की बात वो खुद नहीं माने हैं। ठीक है, तो एक क्रिटिसिज्म, लेकिन इस हम समझाने के लिए कह दिए बस कि ये वाला पार्ट है, लेकिन क्रिटिसिज्म ऐसा क्रिटिसाइज लोग करते हैं उनको कि कहीं देखने को नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला उसका रीजन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा शायद। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म ये था। और दूसरा फिर और क्रिटिसिज्म हम देख सकते हैं कि माइक्रो एस्पेक्ट की उन्होंने पूरी चीज़ों को छोड़ दिया, जो इंटरप्रिटेटिव स्कूल वाले करेंगे। तो ऐसे क्रिटिसिज्म हम इनके बेसिस पे कर सकते हैं। इनको अगर क्रिटिकली एनालाइज और ये सारी चीज़ें आती हैं तो 3-4 पॉइंट निकल जाएगा, यहाँ से बन जाएगा काम अपना। ठीक है, ऐसा इनका कोई क्रिटिसिज्म है नहीं कि सोशलॉजिस्ट पूरे नाम लेके किए हैं। ठीक है, अब अपना कल का टॉपिक क्या क्या रहेगा? कल हम करेंगे दो ही टॉपिक बचा, एक तो एलियनेशन और दूसरा क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। इसी में हम कर लेंगे सोशल चेंज की थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज मार्क्स के अकॉर्डिंग ये है। क्लास और क्लास स्ट्रगल क्या है, क्लास के टाइप्स में करेंगे तो क्या क्लास में देख लेंगे। चलो कल, ये तो कल की बात है। ठीक, बस सही हो ना रहा, बंद करो, बंद भी तो करना पड़ता है नहीं।